हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लेंज के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए। कुछ बाकी के रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन अपन और डिस्कशन करते हैं। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है आपके पास वो ये है कि आपके पास ये एक वृत्ताकार वलय है और ये एक छोटे छड़चुंबक को इस वलय की अक्ष के अनुदिश इसे गिराया जाता है। इस छोटे वृत्ताकार वलय को इस छोटे छड़चुंबक को वलय की अक्ष के अनुदिश कुछ ऊंचाई से गिराया जाता है। तो इस छड़चुंबक के त्वरण के लिए कौन सा कथन सत्य है? यानी अपन ये कहना चाहेंगे कि इस छड़चुंबक का जो त्वरण है उसके लिए मैं ये ऑप्शन देता हूं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए लेस देन जी होगा, ए ग्रेटर देन जी होगा, ए इक्वल टू जी होगा और फोर्थ ऑप्शन है ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपके समझ में आ गया? ये अपने पास एक वृत्ताकार वलय है जो क्षैतिज तल पर स्थित है और एक छड़चुंबक को चित्रानुसार, एक छोटे छड़चुंबक को चित्रानुसार किसी ऊंचाई से ऊर्ध्वाधर इस कुंडली की अक्ष के अनुदिश गिराया जाता है। तो इस छड़चुंबक का जो त्वरण है वो लेस देन जी होगा या ग्रेटर देन जी होगा, इक्वल टू जी होगा या 0 होगा, ये अपन को देखना है। आपको पता है बच्चों कि जब ये छड़चुंबक गिरेगी तो निश्चित रूप से इस कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में प्रेरित धारा बहेगी, क्योंकि आपको पता है कि छड़चुंबक के एन ध्रुव का अपनी ओर आने का विरोध करेगी। इसका मतलब ये ध्रुव भी एन ध्रुव बनना चाहिए। ठीक है, जब ये एन ध्रुव बनेगा तो एन ध्रुव बन के इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इस छड़चुंबक पर बच्चों कौन कौन से बल लगेंगे? एक तो mg लगेगा नीचे की ओर और ये जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो किधर लगेगा? ऊपर की ओर। प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि जो नेट बल होगा F वो किसके बराबर होगा? mg माइनस ma के बराबर होगा। नेट बल जो होगा F डैश, नेट बल वो किसके बराबर होगा? mg माइनस f के बराबर होगा। ये अपने पास नेट बल आ जाएगा और नेट बल बनेगा mg माइनस f नेट जो होगा mg माइनस f। और आपको पता है कि गति की दिशा में लगने वाले नेट बल को ma के बराबर कर दिया जाता है, इसलिए ये किसके बराबर होगा बच्चों? ma के बराबर होगा। और इसको सोल्व करेंगे तो a बराबर बनेगा g माइनस एफ बाई एम। और स्पष्ट हो गया कि a की जो वैल्यू है वो क्या होगी? लेस देन g होगी। a की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? लेस देन g होगी। लेकिन अब देखो, इसी के पैरेलल बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो अपने बनता है, इसी के जो पैरेलल है, जो सेकंड क्वेश्चन है कि ये अपने पास एक वृत्ताकार कुंडली है लेकिन ये एक जगह से यहां से कटी हुई है। मैं तार को इस टाइप से दिखा देता हूं, सिंगल तार ही है, ये मोटा तार है ऐसा। और ये कुंडली जो है वो यहां से कटी हुई है और अब छड़चुंबक, एक छोटे छड़चुंबक को उसकी अक्ष के अनुदिश गिराया जाता है। एक छोटे छड़चुंबक को उसकी अक्ष के अनुदिश गिराया जाता है। तो अब इस छड़चुंबक का त्वरण कितना होगा? और इसके लिए ये सेम ऑप्शन है जो अपने पहले वाले क्वेश्चन में थे। सेम ऑप्शन जो अपने पहले वाले क्वेश्चन में थे। तो बच्चों अपन क्या कहेंगे? आपको पता है कि छड़चुंबक जब नीचे की ओर गति करेगी तो इसमें विद्युत वाह बल अवश्य प्रेरित होगा लेकिन धारा प्रेरित नहीं होगी। और प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उत्पत्ति हुई हो। चूंकि कुंडली टूटी हुई है इसलिए धारा प्रेरित नहीं होगी। और जब धारा प्रेरित नहीं होगी तो इस पर केवल और केवल एक ही बल लगेगा mg, और गति की दिशा में लगने वाले कुल बल को ma के बराबर करते हैं। तो क्या कहेंगे बच्चों? mg की वैल्यू ma के बराबर होगी और या a की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? g के बराबर। a की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? g के बराबर हो जाएगी।
तो इस केस में इसका जो त्वरण होगा वो किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास? ये अपने पास बच्चों एक लंबी धात्विक नली है और इस लंबी धात्विक नली में एक क्षण चुंबक को गिराया जाता है। एक लंबी धात्विक नली है जिसमें क्या करते हैं अपन? एक क्षण चुंबक को नीचे गिराया जा रहा है। तो इस लंबी धात्विक नली को कई वृत्ताकार कुंडलियों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है और जैसे ही ये क्षण चुंबक नीचे की ओर गति करेगी तो इस प्रत्येक वलय क्या माना जा सकता है? कई वृत्ताकार वलय से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। और आपको पता है जैसे ही क्षण चुंबक गति करेगी तो इस वलय में धारा प्रेरित होगी और प्रत्येक वलय इसकी गति का विरोध करेगी। कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसके अंदर जो भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी वो भंवर धाराओं के कारण ऊपर की ओर लगने वाला बल इस क्षण चुंबक के भार को संतुलित कर देगा। क्या करेगा? इस क्षण चुंबक के भार को संतुलित कर देगा और नेट बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मींस आप इसका एनालिसिस अगर करते हैं तो ये बनेगा mg माइनस एफ बराबर ma, परंतु कुछ समय बाद f की वैल्यू mg हो जाएगी और मैं ये कहूंगा कि कुछ समय बाद यानी नेट बल का मान 0 हो जाएगा। 0 बराबर ma और a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अर्थात क्षण चुंबक का त्वरण जो है वो 0 हो जाएगा और क्षण चुंबक जो है वो नियत वेग से गति करेगी। इसलिए यदि मान लो इस केस में मैं क्षण चुंबक के वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। पहले इसका वेग बढ़ेगा और कुछ समय बाद क्या, जब त्वरण का मान 0 हो जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा और ये इस टाइप का वक्र अपने पास आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों थे अपने लेंज के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस। फिर अपन एक दो क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। जैसे ये अपने पास दो समाक्षीय वृत्ताकार कुंडलियां हैं। ये कैसी हैं? समाक्षीय वृत्ताकार कुंडलियां हैं और प्रत्येक में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। सपोज करो कि ये जो धारा मैंने है वो एंटी क्लॉकवाइज मान ली, इसमें भी प्रवाहित धारा एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। यानी दो समाक्षीय कुंडलियों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। दो समाक्षीय कुंडलियों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। इन कुंडलियों को एक दूसरे की ओर गति करवाने पर इन कुंडलियों में प्रवाहित धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको देखना है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? दो समाक्षीय कुंडलियों में समान दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है। इन्हें एक दूसरे की ओर गति कराने पर उनमें प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनमें प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा
ये अपन को ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। एक बार अपन इसको इस टाइप से सोल्व करना चाह रहे हैं। आपको पता है जब ये कुंडली इस टाइप से है और इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इधर वाला ये जो फलक बनेगा वो एन बनेगा और इधर वाला एस बनेगा। मैं इसको इधर से देख रहा हूं, ये मेरे व्यू की डायरेक्शन है, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से क्या होगा कि ये वाला भी एन बनेगा और ये वाला भी एस बनेगा। क्लियर। अब जैसे सपोज करो, आप तो दोनों को एक दूसरे की ओर गति कराने की बजाय मैं तो इसी को इधर गति करवा देता हूं। वो तो बात एक ही है कि ऐसा करवाने पर दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी घटेगी। तो जैसे सपोज करो कि ये कुंडली इधर गति कर रही है, तो आपको पता है कि इस कुंडली में प्रेरित धारा इस प्रकार बहेगी कि वो इस कुंडली की गति का क्या करे, विरोध करे। अर्थात ये विरोध कब करेगी, क्योंकि जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो इधर वाला फलक एन है, तो प्रेरित धारा के कारण इधर वाला फलक इसका एन डैश कह देता हूं। एन बनना चाहिए लेकिन प्रेरित धारा के कारण इसलिए मैं एन डैश कह देता हूं। तो श्योर है कि इधर वाला जो फलक बनेगा वो एस डैश बनेगा। और एस बनने का मतलब है, एस ध्रुव बनने का मतलब है कि धारा कैसी बहेगी, क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रेरित धारा बहेगी आई डैश, वो कैसी बहेगी, क्लॉकवाइज। अब क्या कर, चूंकि ये जो प्रेरित धारा है वो मूल धारा की विपरीत दिशा में है, चूंकि प्रेरित धारा मूल धारा के विपरीत दिशा में है, अतः इस कुंडली में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, घटेगा। तो इस टाइप से अपन को सोचना होगा कि इनमें सेम जो कॉन्सेप्ट इस कुंडली के लिए लागू होगा वही कॉन्सेप्ट इस कुंडली के लिए लागू होगा। तो दोनों ही कुंडलियों में प्रेरित धारा की दिशा मूल धारा के विपरीत दिशा में होने के कारण इनमें प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इनमें प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, घट जाएगा। तो ये था बच्चों अपने लेंज का नियम और उस पर आधारित क्वेश्चंस। अब अपन देखते हैं किसी चालक छड़ की समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थानांतरण गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, जिसको अपन बोलते हैं गतिमान विद्युत वाहक बल, मोशनल ईएमएफ। तो अपनी हेडिंग है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की स्थानांतरण गति के कारण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की स्थानांतरण गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल या इसको अपन और क्या बोलते हैं, गतिमान विद्युत वाहक बल। क्या बोलेंगे इसको, गतिमान विद्युत वाहक बल। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की स्थानांतरण गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल और गतिमान विद्युत वाहक बल। ठीक है। अब देखो बच्चों अपन क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास PQ जो है ये L लंबाई की एक चालक छड़ है, जिसका ये सिरा P है और ये सिरा Q है और इसकी लंबाई क्या है, L है। ये PQ मेरे पास L लंबाई की एक चालक छड़ है, ठीक है। और ये जो चालक छड़ है वो तल के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत या तल के लंबवत अंदर की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र में नियत वेग v से दाईं ओर गतिशील है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो B है,
तल के लंबवत नीचे की ओर कार्यरत समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में नियत वेग v से दाईं ओर गतिशील है। अब आपको ये पता है बच्चों कि चालक छड़ में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब ये चालक छड़ इधर गति करेगी तो मैं कहूंगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी इधर गति करेंगे। मान लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश क्या है, Q है। अब आपको यह पता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो बल होगा, चुंबकीय बल होगा, वो किधर होगा। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, गति इधर है, तो बच्चों बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर। लेकिन आपको यह पता है कि ये सभी नियम जो दिए गए हैं वो किन के लिए दिए हैं, धनावेशों के लिए दिए गए हैं, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऋणावेशित। अगर ये धनावेश होता तो उस पर चुंबकीय बल किधर लगता बच्चों, ऊपर की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसलिए बल किधर लगेगा, नीचे की ओर। यानी चुंबकीय बल जो है वो नीचे की ओर कार्य करेगा, यानी Q से P की ओर चुंबकीय बल लगेगा। इसके फलस्वरूप क्या होगा, जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय बल इधर लगेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो अपवहन होगा वो इस चालक छड़ के Q सिरे से P सिरे की ओर होगा। इसलिए ये P सिरा ऋणावेशित हो जाएगा और Q सिरा क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। क्लियर है। यानी इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए इस चालक छड़ का P सिरा ऋणावेशित और Q सिरा धनावेशित हो जाएगा। आपको ये पता है ऐसा होने पर क्या होगा कि जो इस छड़ का Q सिरा है वो उच्च विभव पर हो गया और P सिरा निम्न विभव पर हो गया, अर्थात इस छड़ के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप इस चालक छड़ में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। इस विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग बढ़ती चली जाएगी, यह सिरा ज्यादा से ज्यादा धनावेशित और यह सिरा ज्यादा से ज्यादा ऋणावेशित होता जाएगा, अर्थात दोनों सिरों के मध्य विभवांतर बढ़ता जाएगा। इसके फलस्वरूप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण भी लगातार बढ़ता जाएगा। क्लियर। अब ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जो विद्युत बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। विद्युत बल, ऋणावेश बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी जब यह विद्युत बल इस चुंबकीय बल से संतुलित हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी प्राप्त होगी कि यह विद्युत बल जो है वो किससे संतुलित हो जाएगा, चुंबकीय बल से संतुलित हो जाएगा। ये विद्युत बल जो है किससे संतुलित हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय बल से संतुलित हो जाएगा। और उस समय इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग रुक जाएगी और इस चालक छड़ के सिरों के मध्य एक नियत विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर। तो अपन ये जानते हैं कि संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में आपको यह पता है कि Fm प्लस Fe बराबर होगा 0। Fm प्लस Fe इक्वल टू 0, लेकिन Fm किसके बराबर होगा, Q इंटू V क्रॉस B प्लस QE इक्वल टू 0 या QE बराबर माइनस Q V क्रॉस B, Q से Q कैंसिल, और या E बराबर बनेगा माइनस V क्रॉस B। E की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों अपने पास, माइनस V क्रॉस B। विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, इस चालक छड़ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस समीकरण से दिया जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अपन को यह भी पता है कि छड़ के dl लंबाई के अल्पांश के सिरों के मध्य
प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या बनेगा बच्चों, माइनस ई डॉट डी एल। डीई जो बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस ई डॉट डी एल। आपने खूब पढ़ रखा है। डीवी बराबर, आपको पता है कि ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर होता है, या डीवी बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। तो बच्चों जो डीवी है विभवांतर है, इसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वही तो विद्युत वाह बल का कार्य करेगा। तो डीई बराबर बनेगा माइनस ई डॉट डी एल, या डीई जो बनेगा वो बनेगा माइनस ई की जगह वैल्यू रखेंगे अपन, तो ये बनेगा माइनस ई क्रॉस बी डॉट डी एल, या ई क्रॉस बी डॉट डी एल। अतः संपूर्ण छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित कुल विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन करेंगे और ये बन जाएगा E क्रॉस बी डॉट डी एल, और ये बनेगा E क्रॉस बी डॉट एल। ये अपने पास आ जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये है अपने पास किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ की स्थानांतरण गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल, या जिसको अपन बोलते हैं गतिमान विद्युत वाहक बल। और E बराबर क्या बनेगा अपने पास, E बराबर बनेगा E क्रॉस बी डॉट, अरे सॉरी, ये E की वैल्यू अपन ने रखी V क्रॉस बी, यहां पर भी आएगा V क्रॉस बी, यहां पर भी ये बनेगा V क्रॉस बी, और यहां पर भी बच्चों ये क्या बनेगा V क्रॉस बी। और E की जो वैल्यू आ जाएगी इन जनरल, E बराबर होता है VBL साइन थीटा, जहां पर थीटा जो है वो V और L के बीच में कोण है, V और L के बीच में कोण है। जहां थीटा जो है V तथा L के मध्य कोण है। तो इस टाइप से बच्चों अपन क्या करेंगे, किसी चालक छड़ के दोनों सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। अब देखो, कई बार बच्चों ये कहता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता ज्ञात करो, यानी ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा इस चालक छड़ में, तो इसका कौन सा सिरा धनावेशित होगा और कौन सा सिरा ऋणावेशित होगा। इसके लिए बच्चों अपन बार बार ये वाला कॉन्सेप्ट काम में नहीं लेंगे कि चुंबकीय बल इधर लगेगा फिर इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्टिंग इधर होगी, इसलिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिए अपन दूसरा एक अल्टरनेट मेथड अपन काम में लेते हैं, और उसको अपन बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इस फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो प्रेरित धारा की दिशा बताता है, और प्रेरित धारा हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहती है। तो उसके आधार पर अपन देखेंगे बार बार कि इस चालक छड़ का कौन सा सिरा ऋणावेशित होगा और कौन सा सिरा धनावेशित होगा। उसमें थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा, गलती की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इससे पहली बात तो अपन देखते हैं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, और ये जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है वो किसको बताता है, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है, प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करता है। प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। कैसे? यदि दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं,
यदि दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक छड़ की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमिका प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। क्या है ये नियम? यदि दाएं हाथ की तर्जनी मध्यमिका तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमिका प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। अब बच्चों ध्यान दें, सेम उसी चीज को ले रहा हूं मैं। मेरे पास सपोज करो कि ये चालक छड़ PQ है, यहां पे बना रहा हूं मैं, ये चालक छड़ PQ है और इसको आप तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से आप दाईं ओर गति करवा रहे हैं, तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर, गति की दिशा दाईं ओर, तो प्रेरित धारा किधर बहेगी बच्चों? P से Q की ओर। तो ये प्रेरित धारा की दिशा होगी। ये प्रेरित धारा जो I डैश बहेगी वो किधर बहेगी? P से Q की ओर बहेगी। कई बार कहता है प्रेरित विद्युत वाह बल की ध्रुवता ज्ञात करो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो प्रेरित विद्युत वाह बल की ध्रुवता का मतलब वो प्रेरित धारा की दिशा ही पूछना चाहता है। ठीक है। दूसरा, अगर आपको यह कहता है कि इसका कौन सा सिरा ऋणावेशित होगा, कौन सा धनावेशित होगा, चूंकि प्रेरित धारा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहती है। ध्यान देना बच्चों, सामान्य धारा कन्वेंशनल करंट जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है, जबकि प्रेरित धारा किधर बहती है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहती है। इसलिए यह सिरा निगेटिव होगा और यह सिरा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अर्थात ये जो छड़ है वो एक सेल की भांति व्यवहार करेगी। ऐसा सेल बनेगा जिसका इधर वाला जो टर्मिनल है, नीचे वाला जो टर्मिनल है वो निगेटिव होगा, ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, और इसका विद्युत वाह बल जो है वो किसके बराबर होगा? VBL के बराबर होगा। मींस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान एक चालक छड़ एक सेल की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है। अब उस सेल का कौन सा टर्मिनल नेगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा, ये अपन प्रेरित धारा की दिशा से ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रेरित धारा जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहती है। तो नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव और ऊपर वाला कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। और उस सेल का जो विद्युत वाह बल है वो किसके बराबर होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल VBL के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल VBL के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसमें बच्चों अपन देखते हैं इसकी विशेष स्थितियां।
और स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस फर्स्ट देखें बच्चों। देखो बच्चों, अपन ने ये देखा कि प्रेरित विद्युत वाहक E जो होगा वो किसके बराबर आ रहा है, V क्रॉस B डॉट L के बराबर आ रहा है। प्रेरित विद्युत वाहक बल E जो आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, V क्रॉस B डॉट L के बराबर आ रहा है। और ये बच्चों तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणा कहलाता है। क्या कहलाता है, तीन सदिशों का अदिश त्रिक गुणा कहलाता है। और अदिश त्रिक गुणा की बच्चों एक विशेषता होती है, वो क्या, कि इनमें से अगर कोई भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों तो अदिश त्रिक गुणा का मान क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला जो अपना स्पेशल केस है कि यदि VB तथा L में से कोई से भी दो सदिश, यदि V वेक्टर, B वेक्टर और L वेक्टर VB L में से कोई से भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0। क्योंकि ये अदिश त्रिक गुणा की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर हुए तो अदिश त्रिक गुणा का मान 0 होता है। और जब अदिश त्रिक गुणा का मान 0 होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो बच्चों ये पहला स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि V वेक्टर, B वेक्टर तथा L वेक्टर में से कोई भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों, यदि VB तथा L में से कोई भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। पहला पॉइंट कि यदि VB तथा L में से कोई से भी दो सदिश एक दूसरे के समांतर हों तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखो बच्चों, ध्यान दें, यहां पे प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए चालक छड़ की कौन सी लंबाई ली गई है, सदिश लंबाई। सदिश लंबाई मीन्स उसके दोनों सिरों के बीच की सीधी दूरी, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, यदि चालक सीधा नहीं हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए उसकी सदिश लंबाई अर्थात दोनों सिरों के बीच की सीधी दूरी ज्ञात की जाएगी। यदि चालक सीधा नहीं हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए उसकी सदिश लंबाई अर्थात दोनों सिरों के बीच की सीधी दूरी ली जाए। दोनों सिरों के बीच की सीधी दूरी ली जाएगी। अब इसका मतलब समझो कैसा क्वेश्चन बनेगा। सपोज करो बच्चों अपने पास एक तार है और इस तार को अपन ने क्या किया, एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जिसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल आर है। ये सेंटर है और इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। इसका ये सिरा P है और ये सिरा Q है और ये तल के लंबवत
अंदर की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है और दाईं ओर v वेग से गति कर रहा है। अब निश्चित है कि ये जो तार PQ है वो सीधा नहीं है, तो निश्चित है क्या करेंगे अपन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए आप भूल जाएं कि ये PQ ये तार है, आप तो इसको सीधे को आप इसके इक्विवेलेंट ये कह सकते हैं कि आपके पास एक 2r लंबाई का तार है। क्या है, 2r लंबाई का तार है जिसका ये सिरा P है और ये सिरा Q है, और ये 2r लंबाई का जो तार है यानी दोनों सिरों के बीच की न्यूनतम दूरी, और ये v वेग से गतिशील है किसमें, तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो निश्चित रूप से अब पहली बात तो यह है कि ये एक सेल की भांति व्यवहार करेगा जिसका विद्युत वाहक बल किसके बराबर है। अब पहली बात तो सेल कैसा बनेगा ये देखो, प्रेरित धारा से देखेंगे, प्रेरित धारा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम काम मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र किधर है बच्चों, नीचे की ओर, गति दाईं ओर हो रही है, तो प्रेरित धारा किधर बहेगी, Q से P की ओर, अर्थात प्रेरित धारा इधर आएगी तो इसका मतलब ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, तो ये ऐसा सेल बनेगा कि ये Q सिरा निगेटिव होगा और P सिरा पॉजिटिव होगा, और इसका जो विद्युत वाहक बल E है वो किसके बराबर होगा, VB इंटू 2R या 2VB इंटू R, न कि लंबाई आप ये पाई आर नहीं लेंगे, क्या करेंगे, सीधी दूरी लेंगे। अब आपके लॉजिक क्लियर हो गया होगा। फिर बच्चों अपन एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अपन ये देखते हैं कि सपोज करो कि मेरे पास एक 4r लंबाई का एक तार है, इसको ठीक मध्य में से, ठीक मध्य बिंदु से, ठीक मध्य बिंदु पर थीटा कोण पर मोड़ा जाता है, और इसे इस कोण के अर्धक के अनुदिश, इस कोण के अर्धक के अनुदिश v वेग से तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में गति करवाई जाती है, तो बिंदु P और Q के मध्य विभवांतर क्या होगा ये अपन को ज्ञात करना है। बिंदु P और Q के, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है बच्चों, 4l, तो ये लंबाई हो गई 2l और ये लंबाई हो गई 2l। अब वास्तव में मेरे को करना क्या है, वास्तव में देखा जाए तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये जो तार है जो डैश लाइन से बनाया हुआ है, क्योंकि जब ये चालक सीधा नहीं हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए उसकी सीधी यानी सदिश लंबाई अर्थात दोनों सिरों के बीच की सीधी दूरी ज्ञात की ली जाएगी। ठीक है, अब बच्चों ध्यान देना, जब ये टोटल कोण थीटा है तो ऊपर वाला कितना हो गया, θ/2, और नीचे वाला भी कितना हो गया, θ/2। तो ये जो लंबाई आएगी वो बनेगी 2l sin θ/2, और ये नीचे वाली भी बन जाएगी 2l sin θ/2। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास 4l sin θ/2 लंबाई का एक तार है। इसका इक्विवेलेंट क्या कहूंगा मैं, इसका इक्विवेलेंट ये बना कि ये आपके पास एक तार है PQ जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4l sin θ/2 लंबाई है, और ये दाईं ओर v वेग से तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में गति कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि प्रेरित धारा किधर बहेगी, नीचे से ऊपर की ओर, तो नीचे वाला जो टर्मिनल होगा वो निगेटिव टर्मिनल होगा, ऊपर वाला पॉजिटिव होगा, और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो छड़ है वो एक सेल की भांति व्यवहार करेगी। ठीक है, जिसका P सिरा निगेटिव, Q सिरा निगेटिव और P सिरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये एक सेल की भांति व्यवहार करेगा, और ये जो सेल है इसका विद्युत वाहक बल होगा VB इंटू 4l sin θ/2, और ये बन गया कुल मिला के 4VBL इंटू साइन θ/2। क्या बन गया, 4VBL इंटू साइन θ/2। ठीक है बच्चों, तो ये दो के स्पेशल केस अपन ने देखे। और इस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन देखे कि जब भी चालक तार सीधा नहीं हो तो उसकी सदिश लंबाई ली जाएगी, और यानी दोनों सिरों के बीच की सीधी दूरी ली जाएगी। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ कि जैसे सपोज करो कि ये मेरे पास तार है और इस तार को मैंने ऐसे मोड़ रखा है, ये इसका P सिरा है और ये इसका Q सिरा है। तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या कर रहा है, ऊपर की ओर V वेग से गति कर रहा है।
ठीक है। इस तार की जो एक्चुअल लंबाई L है और इसके दोनों सिरों के बीच की जो सीधी दूरी है वो D है, तो इसके इक्विवेलेंट मैं मान सकता हूं कि मेरे पास जो है वो D लंबाई का ही एक तार है। मैं क्या मान लूं, ये P सिरा है और ये Q सिरा, सीधी दूरी ली जाएगी, तो ये D लंबाई का एक तार है जो V वेग से तल के लंबवत नीचे की ओर कार्य समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। तो निश्चित रूप से जो प्रेरित विद्युत बल E होगा वो क्या बनेगा, VB इंटू डी होगा, न कि VB इंटू एल होगा। क्लियर। फिर देखो तीसरा केस है बच्चों। देखो ट्रेन संबंधी प्रश्नों में ट्रेन का जो एक्सल होता है यानी उसके दोनों टायरों को जोड़ने वाली जो छड़ होती है क्षैतिज होगी और वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्व घटक को काटते हुए चलती है। तो ट्रेन संबंधी प्रश्नों में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा, V इंटू BV इंटू L, अर्थात जिस घटक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के जिस घटक को काटती है वो घटक अपन को लेना होगा। तो ट्रेन संबंधी प्रश्नों में प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर V इंटू BV इंटू L, जहां पर BV क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है। क्या है बच्चों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक है। अब अपन फोर्थ देखते हैं एरोप्लेन संबंधी प्रश्नों में। एरोप्लेन संबंधी प्रश्नों में अपन एरोप्लेन के उतरते समय की बात करते हैं। एरोप्लेन के उतरते समय की बात करते हैं तो पहला जो केस है इसका एक केस है, यदि एरोप्लेन के पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हो। कैसे हो, उत्तर दक्षिण दिशा में हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। क्या होगा बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होगा। ऐसा क्यों, जब उसके पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हैं। आपको पता है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की जो डायरेक्शन होती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर अपन लेते हैं, भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की ओर लेते हैं। इसलिए बच्चों इस केस में क्या होगा, जब L जो है वो तो किसके समांतर हो गई, BH के, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के, और वेग समांतर हो जाएगा BV के। पृथ्वी यानी जैसे एरोप्लेन नीचे की ओर उतर रहा है तो वेग नीचे की ओर होगा, तो ऊर्ध्व घटक जो है वो किसके समांतर हो गया, वेग के। तो न तो क्षैतिज घटक के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और न ही ऊर्ध्व घटक के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो ध्यान दें, यदि एरोप्लेन के पंख उत्तर दक्षिण दिशा में हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यदि एरोप्लेन के पंख पूर्व पश्चिम दिशा में हो, यदि एरोप्लेन के पंख पूर्व पश्चिम दिशा में हो तो वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेंगे। किसको काटेंगे, क्षैतिज घटक को काटेंगे। इसलिए E बराबर V इंटू BH इंटू L होगा। कैसे बच्चों, ध्यान दो, उसके पंख किधर हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में हैं और ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, तो उतरते समय ये किसको काट रहा है, क्षैतिज घटक को। इसलिए E बराबर क्या होगा, V इंटू BH इंटू L। तो ये बच्चों 4 अपने स्पेशल केसेस हैं जो प्रेरित विद्युत गतिमान विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने के लिए बार बार अपने काम में आने वाले हैं। नेक्स्ट अपन किस टाइप के और क्वेश्चन बनेंगे वो अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं।